भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए बेसिकली क्या है, भारत में जितने भी विदेशी आए हैं वो मुख्यतः दो मार्ग से आते थे। कौन कौन से? एक तो स्थल सीमा से आते थे और दूसरा जलीय मार्ग से, समुद्री मार्ग से। यही दो रास्ता था भारत में इंटर करने का। बोलते चलिएगा हाँ या ना। आपका जो है, हाँ, एक तो जलीय मार्ग हुआ जो कि आपका समुद्री मार्ग था, और एक स्थलीय सीमा था। इस होके जो है लोग आता था, जो यूरोपियन जो लोग थे इस होके आते थे। और जो व्यापार था एशियन के साथ यूरोपियन का, वो बहुत दिनों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं था कि एकदम नया नया एकदम हम लोग अब कर रहे हैं, बहुत पहले से ये डेवलप था। अच्छा, स्थल में जो स्थलीय सीमा के द्वारा जो एंट्री होती थी, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। स्थलीय सीमा के द्वारा जो एंट्री होता था, आप लोग सुनते होंगे टर्की, फारस, ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान जब आ गए आप, तब वहां से आप खैबर, कुर्रम, बोलन, गोमल इत्यादि एक बाईपास, वो दर्रा है, नाम सुने होंगे इस दर्रे का आप लोग। इस दर्रे से होकर क्या होता था, इंडिया में प्रवेश किया जाता था। यही रास्ता था स्थल के द्वारा भारत में एंट्री करने का। और जो आपका जो वो समुद्री मार्ग था, जो जल मार्ग था, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर, इससे होते हुए क्या होता था, लोग इंडिया पहुंचता था। लोग आप लोग इसको राइट डाउन करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। 14th सेंचुरी तक, यानी कि 14वीं शताब्दी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं था। बिल्कुल जो है स्थल मार्ग से व्यापार होता था, एकदम परंपरागत तरीके से व्यापार होता रहता था 14th सेंचुरी तक। लेकिन 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, ठीक है ना, लगभग 1453 ईस्वी में, आप लोग 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत एक था, वो तुर्क, आप नाम सुने होंगे, नहीं होंगे तो आप लिखते जाइएगा। उस्मानिया सल्तनत 1453 ईस्वी में वो क्या किया, कस्तुतनिया एक जगह है, उसको क्या किया, जीत लिया। और धीरे धीरे क्या किया, दक्षिण पश्चिम एशिया वाला जो आपका हिस्सा था उसको क्या किया, और दक्षिण पूर्वी यूरोप का जो हिस्सा था उसको अपने अधिकार में कर लिया। जब ये उसके अधिकार में चला गया तो स्थल मार्ग पर उसका एकाधिपत्य हो गया, उसका वो स्थल मार्ग को ब्रेक कर दिया, स्थल मार्ग को अपने कब्जे में कर लिया, वहां से व्यापार को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, यूरोप जो है, ठीक है ना, गरम मसाला आप लोग जानते हैं, गरम मसाला भारत में बहुत ज्यादा होता है, हमारे तरफ बहुत ज्यादा होता है, हाँ। तो गर्म मसाला के लिए जो है वह दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो देश है उस पर निर्भर था, यहीं से जाता था माल यूरोप को। और स्थल मार्ग को क्या कर लिया गया, अपने कब्जे में कर लिया गया। तो स्थल मार्ग से क्या हुआ, व्यापार बंद हो गया। तो यूरोप वासियों ने क्या किया, इस मसाले के लिए, ठीक है ना, और उस वक्त जो है भारत जो है आप लोग जानते हैं इसको सोने की चिड़िया कही जाती थी, और गर्म मसाला का जो है एक बहुत बड़ा ये हमारा उत्पादन हमारे यहाँ होता था। तो अब उन्होंने क्या सोचा, यूरोप वासियों ने क्या सोचा कि गर्म मसाले के लिए क्या करें, हम लोग भारत में, ठीक है ना, जलीय मार्ग का जो है खोज करें। जलीय मार्ग का, कैसे जलीय मार्ग से जाकर भारत में जाकर जो है गर्म मसाला वहां से लाया जा सकता है, उसका व्यापार किया जा सकता है। इसी क्रम में क्या हुआ, कोलंबस, नाम सुने हैं आप लोग कोलंबस का, हाँ, स्पेन से, ठीक है ना, भारत के लिए निकला समुद्री मार्ग से, वो भारत को खोजने के लिए स्पेन से चला कोलंबस, और 1492 में क्या हुआ, वह अमेरिका पहुंच गया। इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे कि अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की, पढ़े हैं इस चीज को ना, हाँ।
अंडरलाइन करते चलिएगा इसको आप जो है लिखते चलिएगा। कोलंबस स्पेन से भारत को खोजने के लिए निकला था, वो समुद्री मार्ग से, क्योंकि समुद्री मार्ग का रास्ता तलाशना था गर्म मसाले के लिए। यहां से व्यापारिक संबंध जो टूट गया था उसको फिर से वो बरकरार करने के लिए वो लोग वहां से चला था। और उसके बाद क्या हुआ, बेचारा क्या हुआ, गलती से अमेरिका पहुंच गया 1492 में। इसके बाद एक बार्थोलोम्यू डियाज था, नाम याद रखिएगा आप लोग, बार्थोलोम्यू डियाज। 1400 बार्थोलोम्यू डियाज, हाँ टेक्निकल नाम नहीं है, नाम यूरोपियन कंट्री के लोगों का नाम है, ऐसा ही नाम होगा ना, इंडियन थोड़े है कि नाम होगा रमेश, सुरेश, गणेश, महेश, राहुल, रंजीत, ये सब नाम नहीं होगा ना। हाँ ऐसा ही नाम होगा, हाँ कोलंबस, यही सब नाम होगा, डियाज, ठीक है ना, अल्बुकर्क, यही सब नाम मिलेगा आपको, वास्को डी गामा। ओके, तो अब क्या हुआ, बार्थोलोम्यू डियाज जो था 1487 ईस्वी में, ठीक है ना, अफ्रीका से, अफ्रीका का बहुत अंतिम किनारा कहलाता है वो, ठीक है ना, वो क्या किया, खोजते खोजते वहां पहुंच गया वो बार्थोलोम्यू डियाज, जिसको कि हम लोग कहते हैं कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं उसको, वहां पहुंच गया। उसके बाद 1497 में 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो कोशिश किया। इसके बाद उसके 10 साल के बाद वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली कैप्टन था, वो क्या किया, पुर्तगाल से चलकर आशा अंतरीप होते हुए, उत्तर मासा अंतरीप जिसको बोलते हैं हम लोग, उस होते हुए वो क्या हुआ, कहां पहुंच गया, कहां, केरल, हाँ वेरी गुड। 20 मई 1498 को भारत का जो पश्चिमी तट है वहां एक बंदरगाह है कालीकट, वहां पहुंच गया वो, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है क्या हुआ, एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग जो है वो खोजा गया, जिसको हम लोग की क्या होता है, केप ऑफ गुड होप मार्ग बोलते हैं। जिस रास्ते से वो आया उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप मार्ग। यही हमारा कहानी था, स्थलीय सीमा से एंट्री का और जलीय सीमा की खोज का जो हुआ, समुद्री सीमा की जो खोज का है, यही कहानी था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्लियर? हाँ, तो आप खोज और आविष्कार में अंतर समझिए, खोज और आविष्कार में यही तो अंतर है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में। नहीं, तो एक्चुअली कनेक्टेड किया ना, ये है जो चीजें ऑलरेडी, हाँ तो अब हम लोग डिस्कवरी और इन्वेंशन में यही चीज तो अंतर बताते हैं बच्चों को। एक डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर होता है, जरा बताइए तो आप लोग, डिस्कवरी किसको बोलते हैं, इन्वेंशन किसको बोलते हैं? हाँ, इन्वेंशन आविष्कार, हाँ, तो दोनों में क्या अंतर है हम, हाँ तो क्या अंतर है, अंतर ही तो पूछ रहे हैं। टीवी का आविष्कार होता है, टीवी का आविष्कार किया गया ना, लेकिन हम लोग जो है एलिमेंट का खोज किए हैं। क्या अंतर है दोनों में? आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं, वहां है ना, हम लोग उसका खोज की, क्या हुआ, बस यही चीज तो है कि जो चीजें ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको नोन कर देते हैं, लोगों को जानने योग्य बना देते हैं, लोगों को बता देते हैं कि ये चीजें ऐसी है। उसी को तो हम लोग, यही तो इसलिए ना बोल रहे हैं कि उसने भारत की खोज की, इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भारत तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ये समुद्री मार्ग से जो कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, ठीक है ना, कि लोग ने जाना कि भारत है, वो नोन कर दिए, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसने भारत की खोज की। इसीलिए कहा जाता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है।
ओके, बाकी जो आप हाँ हाँ, बाकी जो कह रहे हैं वह भी सही है आपका। चलिए ठीक है। और एक तो ये आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके से। दूसरा क्या है इसमें कि किस तरीके से आया, उसका जो सीक्वेंस है आप लोग याद रख लीजिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आया भारत में, इसके बाद डच आया, इसके बाद अंग्रेज आया, इसके बाद डेनिस आया, इसके बाद फ्रांसीसी आया। डेनिस डेनमार्क का, ये क्रम है आपका। इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखिएगा आप लोग। भारत में डेनिस के बाद फ्रांसीसी, भारत में यूरोपवासी के आने का जो क्रम है यही क्रम है। सबसे पहले आपको पुर्तगीज, देखो पुर्तगाली बोलते हैं हम लोग, पुर्तगीज, इसके बाद डच, इसके बाद इंग्लैंड यानी अंग्रेज, इसके बाद डेनिस, इसके बाद फ्रांसीसी। अब तो फिर सब युद्ध हुआ, जब व्यापार का युद्ध होने लगा, ठीक है ना, तो सबको भगाया गया यहां से ना, अंग्रेज तो सबको भगाया ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो आपका क्यों अंग्रेज, कैप्टन कुक आया था ना अंग्रेज मुगल एम्पायर में, वो देखेंगे कि कौन किसके दरबार में आया, वह भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले जो यहां देख लीजिए पहले, ठीक है ना। तो ध्यान क्या क्या रखना है इसमें कि ये इस सीक्वेंस में आया, और याद क्या रखना है कि अंग्रेज जो है डच के बाद आया। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज डच के बाद भारत आया, लेकिन वह डच से पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर चुका था। आपका पुर्तगाली जो था 1498, ठीक है, और अंग्रेज 1600 में कंपनी की स्थापना किया, और डच जो था 1602 में किया। यह ध्यान रखिएगा आप लोग, आया सबसे पहले डच, लेकिन वह अंग्रेज के बाद उसने अपनी कंपनी यहां स्थापना की थी। उसके बाद डेनिस जो है 1616 में, और फ्रांसीसी जो था वह 1664 में। ओके, 1498 में, ठीक है ना, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद आने वाले डच लोग थे, लेकिन यह 1602 में इसने अपनी कंपनी की स्थापना की। और अंग्रेज डच के बाद आया, लेकिन वह डच से पहले जो है उसने अपनी कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। चल नहीं रहा, 1600 ईस्वी में। ओके, और डेनिस जो था वो 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में। 1602 में, हाँ 1602 में डच जो है अपना कंपनी स्थापना किया था। डच होते हैं हॉलैंड वासी, हॉलैंड के निवासी को डच बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट जहां जहां से है वो हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले पुर्तगाली देखिएगा, पुर्तगाली, इसके अंदर आप लोग कुछ कुछ राइट डाउन कर लीजिए। पुर्तगाली को प्रथम यूरोपियन कहा जाता है जो यूरोप से भारत के लिए जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी। ऑब्वियस सी बात, अभी हम लोग में पढ़ के आए हैं इस चीज को हम लोग। और कौन किया था? वास्को डिगामा किया था 1498 ईस्वी में। कहां आया था वो? कालीकट में आया था। कप्पक डाबू नामक बंदरगाह था, बंदरगाह का नाम याद रख लीजिएगा, कप्पक डाबू। कप्पक डाबू कालीकट में है। कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर उसने अपना बेड़ा उतारा, वो जहाज से आया था। जो वहां उस वक्त जो था वहां का एक हिंदू शासक था जिसका नाम जमेरिन था, जहां के हिंदू शासक जमेरिन।
ने उसका वहां पे स्वागत किया। ओके, अच्छा एक बात और याद रखिएगा आप लोग, इसमें राइट डाउन करते चलिए, हम बताते चलते हैं, आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिए। ये जो वास्को डी गामा था, ठीक है ना, पुर्तगाल का शासक उस वक्त कौन था पता है? नाम याद है पुर्तगाल का शासक कौन था? डॉन हेनरिक, लिख लीजिए डॉन हेनरिक। चल एक मिनट रुक जाइए। डॉन हेनरिक पुर्तगाल का शासक था, के प्रतिनिधि के रूप में वह भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा। उससे परमिशन लेकर जो है, डॉन हेनरिक से परमिशन लेकर यह भारत आया था, वास्को डी गामा। उसके प्रतिनिधि के रूप में वह भारत आया था। पुर्तगाली राजा का नाम लिख लीजिए, डॉन हेनरिक, जिसको कि प्रिंस हेनरी कहा जाता है। ये नाम सुने होंगे आप लोग, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी। ओके, जब वह यहां से जाने लगा वास्को डी गामा, तो यहां से उसने क्या किया? अपने साथ मसाला ले गया। वही चीज का पूरा कहानी बताए थे कि मसाले की खोज में वो लोग निकला था। यहां से मसाला ले गया, और जितने में यहां से ले गया था मसाला, उसका 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब समझिए, 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो ये बातें जब पता चली पुर्तगाली व्यापारी सबको, तो सभी लोग क्या हुए? इंडिया में आकर इस तरह का व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित हुए। क्लियर? कहानी समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है ना कहानी में? हाँ, बीच में जो नाम बताते जा रहे हैं आप लोग नाम राइट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद सबसे पहले तो ये वास्को डी गामा आए और चले गए मसाला लेकर यहां से। इसके बाद 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली, जिसका नाम था, नाम लिख लीजिए इसको, नाम आप लोग राइट डाउन कीजिए, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है ना? पेड्रो, पेड्रो पोएका ड्रो, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये 1500 ईस्वी में, 1498 में वो आया था। इसके बाद 1500 ईस्वी में ये आए, एक बहुत बड़ा जहाज का बेड़ा लेके, लगभग 13-14 जहाज था उसमें, 12-13 था आई थिंक सो, 13 जहाज होगा, ठीक है ना? बड़ा सा वो जहाज। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है ना? 12-13 जहाज लेकर वह क्या हुआ? भारत आया। और ये जो आया था ना, जो प्रथम पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, उस वक्त यहां पे जहां पे वो उतरा था, वहां पे अरब व्यापारी का बहुत बड़ा वर्चस्व था, अरब लोग का वर्चस्व था। उसी वक्त से वहां पे क्या हुआ था? उससे वैमनस्यता हो गई थी, क्योंकि वो उसको क्या, वहां के जमेरीन का राजा, जमेरीन का जो राजा था वहां पे, उसको वहां पे जमेरीन उसका स्वागत किया। वहां पे जो हिंदू राजा जमेरीन था, वहां उसका स्वागत किया। अरब व्यापारी को यह बात अच्छा नहीं लगा। आप लोग जानते ही हैं कि वो क्या कहते हैं इसको, प्रोफेशनल जो होता है वो हो गया। तो जब ये दूसरा बार आया, ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया, तो इसको अरब व्यापारी के साथ लड़ाई करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, जिसमें कि अरब व्यापारी क्या हुआ? हार गया। ठीक है? और उसके हारने के बाद यह कोचीन और केन्नानौर, जो हमारा पुर्तगाली जो आया था अल्वारेज कैब्राल, वह कोचीन और केन्नानौर का जो शासक था उसके साथ क्या कर लिया? उसने संबंध बना लिया, दोस्ताना संबंध बना लिया, मित्रता कर ली उसने। ओके, और उसके बाद ही वह देखा क्या कि यहां पे क्षेत्रीय राजाओं के बीच में बहुत ज्यादा विवाद है, आपसी संघर्ष चल रहा है।
तो इसका फायदा उठाकर क्या किया, वो धीरे धीरे यहां पे अपना अधिकार स्थापित करने लग गया। और यही सबसे पहले पुर्तगाली का यहां पे जो स्टेब्लिशमेंट है उसका उसने आधार बनाया। तो देखा कि क्षेत्रीय राजाओं के बीच में ही वैमनस्यता है, झगड़ा है, तो हम आराम से यहां पे जो है इंटर कर सकते हैं, यहां व्यापार कर सकते हैं। उसने वही नीति अपनाई, उसके दुश्मनी का फायदा उठाया और यहां पे अपना जो है कारोबार जो है शुरू कर दिया यहां पे। ओके, क्लियर? तो ये आया था 1500 ईस्वी में, अल्वारेज कैब्राल जो है वो 1500 में आया। 1502 में फिर से जो है वास्को डी गामा भारत आया। ध्यान से सुनिएगा, सीक्वेंस में बता देते हैं, याद रखिएगा। 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया और 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई और 1505 में कुन्नूर, जो भी जस्ट जिक्र किए थे, कोचीन और कन्नौर, जहां से उसने वहां के राजाओं से दोस्ती कर लिया था, तो पहला स्थापना कहां किया उसने? कोचीन में किया 1503 ईस्वी में। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया, 1503 में कोचीन में फैक्ट्री डाला और 1505 में जो कन्नूर है वहां पे डाला। तो इस तरीके से उसने क्या किया, व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश की उसने। पुर्तगाली ने अरब को भगा ही दिया यहां से, क्षेत्रीय राजाओं के बीच में जो है मनमुटाव चल ही रहा था। तो पुर्तगाली ने क्या किया कि सोचा कि मध्य जो आपका जो यूरोप है, यूरोप और जो इंडिया है, इसके बीच जो व्यापार है उस पर उसने एकाधिकार करने का प्रयास किया। और इसलिए उसने क्या किया, एकाधिकार प्राप्त हो, इसने क्या किया, सोचा कि यहां पे अपना एक गवर्नर नियुक्त कर देते हैं भारत में। ओके, और इसने 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया और उस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। क्लियर? यहां पे अपना एक प्रतिनिधि जो है वो चाहा कि हम व्यापार में क्या कर लें, एकाधिकार स्थापित कर लें, और इसी नीति को अपनाते हुए उसने क्या किया, एक गवर्नर नियुक्त किया भारत में। पुर्तगाली का एक गवर्नर के रूप में इसको क्या किया, अल्मीरा को, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, उसको नियुक्त किया। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। जो आपको एक और बात याद रखनी है, वास्को डी गामा तो 2 बार देख लिए आप, 2 बार आया, 1498 में आया, 1500 में आया, ठीक है ना, सॉरी 1502 में आया, और उसके बाद वह एक बार और आया, तीसरी बार आया वह 5 सितंबर 1524। ठीक है, ये याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया, 1498 में आया, इसके बाद 1502 में आया, और उसके बाद 5 सितंबर 1524 में आया। और तीसरी बार जब वह आया तो वह वायसराय बनकर आया, पुर्तगाली वायसराय। 1524 में उसको पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। पांच सितंबर को आया और दिसंबर में, ठीक है ना, कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई, उसी साल 1524 में ही। तीसरी बार जब वो, हाँ, दिसंबर में, सितंबर में आया 1524 में, और दिसंबर में 1524 में उसकी मृत्यु हो गई कोचीन में। ये याद रखिएगा आप लोग, ये पूछता भी है एग्जाम में। ओके, याद रहेगा तीनों चीज। वास्को डी गामा के बारे में यही 3 कहानी है, 3 मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं, जो हमारा जो प्रथम गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था, क्या नाम था उसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, उस पर आते हैं। यह 1505 से लेकर 1509 तक भारत में रहा।
1505 से लेकर 1509 तक, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। इसको पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है, बता ही दिए थे इसकी नियुक्ति जो हुई थी। इसका जो गवर्नर बनाया गया था, इसका आपको कारण भी पता है क्यों बनाया गया था। इसका जो मुख्य काम था वह था पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना। बोले ना, एकाधिकार चाहता था, पुर्तगाली चाहता था कि दक्षिण पूर्वी एशिया पर जो हम व्यापार जो हमारा है वह हमारा एकाधिकार बना रहे। इसी के क्रम में उसने क्या किया, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई इसने। लिख लीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। एग्जाम में पूछता है ये नीति किसके द्वारा अपनाई गई। उसने एकाधिकार बनाए रखा, एकदम शांत जल वाटर, इसको इसलिए बोलते हैं इसको ब्लू वाटर पॉलिसी। शांत जल की नीति अपनाई उसने। हाँ, वेरी गुड। हाँ, कोई दूसरा हम ना आ सके इसके लिए उसने क्या किया, फोर्स अपना दुर्गुरु बना के अपना सब तैयार कर लिया इसने। तो अब यहां से इसने क्या किया, जो ये प्रथम गवर्नर इसको बोलते हैं, यहां पे इसने क्या किया, पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट करने के इरादे से अब यहां पे इसने दुर्ग बनाना शुरू कर दिया। 1505 में अंजाडीवा, जगह का नाम याद रखिएगा, 1505 में वहां पे अंजाडीवा, कुन्नूर, किलवा, इस समय दुर्ग की स्थापना की इसने। बोल देते हैं, ठीक है ना। 1505 ईस्वी में अंजाडीवा, कुन्नूर, किलवा पे इसने दुर्ग की स्थापना की। एकदम पूरा एस्टेब्लिशमेंट करके अब यहीं रहना है, यहीं से व्यापार करना है, हमको एकाधिकार बनाए रखना है, इसको किसी और को एंट्री नहीं करने देना है। पंद्रह सौ नौ ईस्वी में, 1505 में तो ये चीज कर ही दिया था, इसका ब्लू वाटर पॉलिसी था ही इसका। 1509 ईस्वी में क्या हुआ, तुर्की, मिस्र, ठीक है ना, इन सबका संयुक्त बेड़ा चला इंडिया के लिए, जिसको कि पराजित किया इसने, ठीक है ना। और इस पराजय करने के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली यह जो है पुर्तगाली नौसेना बनाया गया। पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसने किसको हरा दिया था, तुर्की को, मिस्र को, गुजरात का जो पोर्शन था मदद मांगा, वो लोग आया समुद्री बेड़ा लेकर, जिसको कि पुर्तगाली क्या किया, उसको डिफीट किया। तो कुछ समय तक के लिए जो है पूरा का पूरा पुर्तगाली के कब्जे में रहा, पूरा हिंद महासागर जो है पुर्तगाली के कब्जे में रहा, कोई नहीं आ सकता है, कोई किसी की एंट्री नहीं होगी। क्लियर। ठीक, हाँ। इसके बाद ये 1509 तक रहा। फिर 1509 में अल्फांसो, लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यह 1509 से लेकर 1515 तक रहा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, एक मिनट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसी को हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यह 1503 में भारत आया था एक बार। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसका स्टोरी सुन लीजिए, याद रहेगा। एक मिनट रुक जाइएगा।
लिख नहीं रहे हैं, हाँ तो बस लिख रही है तो बस हो तो गया। बहुत ज्यादा जुडिशरी में क्या दिमाग लगाना है, पॉइंट वाइज याद रखना है। नहीं अगर आप लोग चाहिएगा तो, हाँ अगर चाहिएगा तो फिर हमको हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेगा इसमें तब। बाकी तो ये बुक में आपको मिलेगा, हम तो स्टोरी वाइज पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप उसको जो है याद करें और एक सीक्वेंस में आ जाए कि पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। आपको किसी भी बुक में हम आपको बोल दिए हैं, 2-4 बुक का नाम बता दिए हैं, आप लिसेंट पढ़ सकते हैं, इसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, कोई भी हिस्ट्री की बुक लीजिएगा, हाँ लिसेंट में है, उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम बोले हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके बाद आप रत्न सागर आती थी पुरानी, वो पढ़ सकते हैं। इनफ बुक है ये सब, बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ना है जुडिशरी के लिए आपको जीके जीएस। थोड़ी बहुत मोटी कहानी याद रखिए, ठीक है ना, इसमें याद रखिए, हाँ बहुत डीप में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो अब इसका कहानी समझ लीजिए आप लोग। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, जो 1509 से लेकर 1515 तक रहा इंडिया में, ठीक है, गवर्नर बनके, इसी को हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। पुर्तगाली शक्ति को यहां पे स्टेब्लिश करने के लिए वास्तविक इसको नींव डालने वाला बोलते हैं हम लोग, किसी ने नींव डाली वास्तव में। यह सबसे पहले 1503 में, ठीक है ना, भारत आया था, और उसी समय 1503 में ही इसने क्या किया, कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब ध्यान से समझिएगा इसकी कहानी। यह 1503 में जहाजी बेड़ा के साथ इंडिया आया था, और 1503 में ही इसने क्या किया, पुर्तगाली के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवा दिया था कोचीन में। ओके, इसके बाद एक तो ये पहले से 1503 में आया, दोबारा इसको 1509 ईस्वी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 1509 ईस्वी में इसको भारत का जो है पुर्तगाली गवर्नर बनाकर इंडिया भेजा गया। भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बना के इसको यहां भेजा गया इसको, और 1509 में यह आया यहां पे, ध्यान से याद रखिएगा कहानी, और 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा का जो समुद्री बंदरगाह है उस पर इसने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। उस समय जो वहां पे बीजापुर का जो है, वहां शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाही, हाँ यूसुफ आदिल शाही के अधीन में था वो गोवा, वो बीजापुर का शासक था। 1510 ईस्वी में जो बीजापुर का जो था यूसुफ आदिल शाही, उसके कब्जे में गोवा था। ओके, उसके अधीन में था, उसको हराया और गोवा पे अधिकार कर लिया। तो गोवा पे अधिकार करते ही एक तो वो पूरा का पूरा जो आधा काम था वो करके चला गया था, एक अधिकार बना दिया था, कौन, अल्मीरा, फ्रांसिस डी अल्मीरा। उसके बाद ये गोवा वाला पोर्शन जो था समुद्री बंदरगाह, यह भी बहुत बड़ा था, इस पर भी इसने क्या कर लिया, आदिल शाही को हरा दिया, सुल्तान था उसको भी इसने हरा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाली जो था भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, ठीक है ना। पश्चिमी पूरा का पूरा इंडिया का मैप देखिएगा, पश्चिमी समुद्री तट पर पूरा का पूरा जो है ये क्या हो गया, इसकी तूती बोलने लग गई। ओके, हाँ गोवा में इसका अभी भी इसका वंशज है, अभी भी पुर्तगाली जो कल्चर है इसको आपको मिलेगा गोवा में अभी भी, ठीक है। अभी भी आपको वहां पर पुर्तगाली कॉलोनी वगैरह सब मिल जाएगी, एकदम क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य हो गया। गोवा का नहीं, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाही सुल्तान, उसी के अधीन में गोवा था उस वक्त, आदिल शाही सुल्तान, यूसुफ आदिल शाही सुल्तान। ओके, इसके बाद ठीक है ना, एकदम अभी बोले ना कि क्षेत्रीय कॉलोनी बना दिया वहां पुर्तगाली का, गोवा में उसने क्षेत्रीय कॉलोनी, पुर्तगाली ही लगने लगा कि पुर्तगाली कंट्री ही हो गया वो, एकदम क्षेत्रीय कॉलोनी। 1511 में, अब आ जाइए, 1510 में गोवा जीत लिया, 1511 में मलक्का पर एक जगह नाम है मलक्का, और 1515 में फारस की खाड़ी होमुर्ज बंदरगाह, नाम याद रखिएगा,
होमुर्ज बंदरगाह, हाँ 1511 में, 1511 में मलक्का और 1515 में फारिस की खाड़ी में वो जो एक बंदरगाह है होमुर्ज बंदरगाह, उस पर अधिकार कर लिया उसने। सब समुद्री मार्ग को ब्लॉक करने लग गया वो। जिस होकर आने के थे, जिस होकर, हाँ तो क्या बोल रहे हैं कि सब जगह के तो सब बंदरगाह, तो लोग आ वहीं से रहा है ना, तो ब्लॉक करने लगा। क्या बोले कि सब बंदरगाह को ब्लॉक करने लगा ना वो, तो कोई आ ना सके, एकाधिकार तब तो स्थापित होगा यहां पे। अच्छा, इसने एक और नीति अपनाई, क्या कि सब लोग तो यह सोचकर आए थे कि इंडिया में हम लोग लंबे समय तक रहेंगे, यही सोचकर आया। तो इसने क्या किया, ठीक है ना, हाँ इसने सोचा कि यहां पे अस्थाई पुर्तगाली को हम बसा ही दें। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि गोवा में अभी भी वंशज मिलते हैं, इसका कारण यही है कि जो पुर्तगाली आबादी था उसको बसाने के दृष्टि से उसने क्या कहा, उसने भारतीय महिलाओं से, ठीक है ना, शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया पुर्तगाली को, जो भी उनके साथ आया। ओके, भारतीय जो भी मुसलमान, मतलब कि भारतीय जो उसमें महिलाएं थी, उनको उसने क्या किया, पुर्तगाली को कहा कि तुम भारतीय महिलाओं से शादी करो, तुम लोगों को यहीं बसना है, एकदम अस्थायी निवास करने के लिए। ओके, इसका एक बड़ा अच्छा काम है, इसने सती प्रथा को बंद करवाया था अपने क्षेत्र में, गोवा वाला पोर्शन वाला जहां पे इसका था शासन, इसने सती प्रथा को बंद कर दिया। इसीलिए इसको जो राजा राम मोहन राय जो था उसका पुरोगामी कहा जाता है इसको, यह भी याद रखिएगा आपको, क्योंकि जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाया था, तो उसका पुरोगामी कहा जाता है, अल्बुकर्क को ही कहा जाता है कि यह काम अल्बुकर्क किया था सबसे पहले। ओके, और इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं पुर्तगाली का। तो यही दो हमारा पुर्तगाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद और 2-3 हैं जिसको हम लोग अब कल नेक्स्ट क्लास में आगे रीड करेंगे। आज पहला क्लास था